So today we are going to start our one-liner of MCQs of जनरल पैथोलॉजी। तो जो सबसे पहले हमारे पास है कि इन पाकिस्तान मोस्ट कॉमन कॉज और सेल इंजरी इज़। तो ये आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज जो है सेल इंजरी का पाकिस्तान में, तो वो हमारे पास मेन न्यूट्रिशन है। ठीक है। ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी वो हाइपोक्सी है। तो हमारे पास अगर उन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड का मेंशन किया हुआ होगा तो आपने हाइपोक्सिया करना है, और अगर पाकिस्तान मेंशन होगा तो मेल न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ये 2 MCQs पॉइंट है। तो ये ना आपने पेपर करते वक्त ये देखना है, बहुत सारे ना ऐसे CPSP के MCQs हैं, उसमें एक ही चीज़ बन रही होती है, लेकिन मतलब पूछी एक चीज़ होती है लेकिन वो मेंशन कर देते हैं डिफरेंट जगह का, जैसे वर्ल्ड का, पाकिस्तान का, या किसी और कंट्री का मेंशन कर देते हैं। तो वो जब आप जब सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन तो आपने ये नोट कर लेना है। ठीक है। अच्छा, उसी तरह आयनाइजिंग रेडिएशन काज कैंसर। आयनाइजिंग रेडिएशन कैसे कॉज कैंसर करती हैं? वाई फ्री रेडिकल्स। हमने पढ़ा है कि आयनाइजिंग रेडिएशन जो हैं वो हमारे पास जो है वो हमारे पास कैंसर करती हैं, तो वो हमारे पास फ्री रेडिकल्स कैसे करती हैं, और ये हमारे पास एक्सपोजर रेडिएशन का कितना होना चाहिए? 10 ईयर्स अगर होगा। ठीक है। तो तब हम काउंट करते हैं कि ये हमें कैंसर काज करा सकती हैं। ठीक है। उसके बाद है मोलिकुलर मिमिक्री इज़ अ मैकेनिज़्म ऑफ एपोप्टोसिस। ये याद रखना है कि मैकेनिज़्म ऑफ एपोप्टोसिस जो है वो क्या है? मोलिकुलर मिमिक्री है। ठीक है, इसका मैकेनिज़्म। अच्छा, इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर वैसे एपोप्टोसिस का मैकेनिज़्म क्या होता है? क्या स्पेसिस जो है ना एंजाइम, उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। ठीक है, ये बहुत पूछते हैं। उसके बाद पूछते हैं प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक कि कौन कौन सी हैं वो जो प्रो एपोप्टोटिक है और कौन सी एंटी एपोप्टोटिक है। तो हमारे पास जो प्रो एपोप्टोटिक है ना वो हमारे पास है बैक्स और बैक जीन। ठीक है। और जो एंटी एपोप्टोटिक है ना वो BCL2 है, BCLXL है। ठीक है। तो हमने ये दोनों याद रख लेने हैं कि इनमें से MCQ दे देते हैं BCL2 और BCLXL, तो ये हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक प्रो बैक्स और बैक जीन होते हैं। ठीक है। तो ये सब MCQs में आते हैं इससे रिलेटेड टॉपिक से। उसके बाद है आफ्टर डिलीवरी यूटेरस रिग्रेस बाय। यूटेरस रिग्रेस कैसे होती है? लाइसोसोमल एक्शन ऑटोफेजी से। और अगर पूछेंगे कि ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर पूछेंगे कि ज़्यादा कैसे होता है यूटेरस का साइज़, तो हम देखेंगे कि इसमें हाइपरप्लेजिया भी होता है और इसके अलावा हाइपरट्रोफी भी होती है। ठीक है, दोनों होते हैं। लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी सीन इन इरिवर्सिबल इंजरी, कि हमारे पास जो इरिवर्सिबल इंजरी है उसमें लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज़ होती हैं। ठीक है। अच्छा, इरिवर्सिबल इंजरी का ना याद रख लेना है कि उसके अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो भी डैमेज हो जाएगी। इसके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज़ का याद रखना है, ये दोनों बहुत पूछते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल इंजरी के अंदर। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल श्रिंकेज इज़ नॉट सीन इन सेल इंजरी। ठीक है, ये सेल इंजरी के अंदर हम नहीं देखते। ओल्ड एज पेशेंट गोल्डन ब्राउन पिगमेंट इन लीवर दैट स्टेन ब्लू विद डाई प्रेफर। ठीक है, ओल्ड एज मेंशन कर देना। अगर ओल्ड एज के अंदर हमारे पास मेंशन करेंगे तो लिपोफिक्शन क्या न्यूज़ होते हैं? ग्रेटर देन हीमोसिट्रीन। वैसे हमारे पास स्टेन पे ब्लू डाई जो होती है ना वो हीमोसिट्रीन भी होती है, लेकिन उन्होंने बता दिया ओल्ड एज होती है। ओल्ड एज में ना हमारे पास वियर एंड टियर इंजरी होती है, तो वेयर एंड टियर इंजरी की वजह से हमारे पास ये वाले डिस्पोजिशन जाते हैं। डिस्प्लेजिया इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉस ऑफ पोलैरिटी एंड आर्किटेक्चर प्लियोमॉर्फिज्म इन सीन एंड डिस्प्लेजिया। ये हमारे पास प्लियोमॉर्फिज्म का मैंने जब कराई है फर्स्ट टॉपिक कराए हैं आपको फर्स्ट ईयर से, उसमें बताया कि ये डिस्प्लेजिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और याद रखना डिस्प्लेजिया जो है ना वो रिवर्सिबल है, लेकिन एनाप्लेजिया जो है ना वो इरिवर्सिबल है। बहुत सारे लोग ये गलत कर देते हैं इसलिए। आफ्टर कीमोथेरेपी ट्यूमर रिग्रेस कैसे होता है? कीमोथेरेपी के बाद वो एपोप्टोसिस के जरिए होता है। क्या स्पेस एक्टिवेशन जो है वो एपोप्टोसिस में होती है। नेक्रोसिस इन एब्सेस या इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन। अच्छा, ब्रेन के अंदर कभी भी नेक्रोसिस की बात होगी ना तो वो हमारे पास कौन सी होती है? लिक्विफेक्टिव पैटर्न की होती है। अच्छा, फिब्रिनाइड नेक्रोसिस सीन इन। फिब्रिनाइड नेक्रोसिस किसके अंदर होती है? पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा में। और कभी कभी आता है पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? हेपाटाइटिस बी के साथ 30% में। ये दोनों MCQs आते हैं। फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल एपिथेलियल चेंजेस सीन इन किसके अंदर होता है? फंक्शनल भी उसके चेंज हो रहा है और मॉर्फोलॉजी भी। हमने पढ़ा ना एक सेल की मॉर्फोलॉजी जो होती है ना वो चेंज करके अदर सेल की मॉर्फोलॉजी में, तो उसको हम मेटाप्लेजिया कह रहे थे। अच्छा, मेटाप्लेजिया की बात हो रही है तो मेटाप्लेजिया की 2 एग्जांपल्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं।
एक तो हमसे पूछते हैं मेटाप्लेजिया में बैरेट इसोफेगस का, और दूसरा हमसे पूछते हैं अगर हमारे पास स्मोकिंग, तंबाकू स्मोकिंग की वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट कॉमन एक्यूट इफेक्ट ऑफ हाई डोज रेडिएशन। अच्छा, अगर हाई डोज रेडिएशन है ना तो उसका बहुत एक्यूट इफेक्ट क्या होगा, एक्यूट होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। अगर उसका क्रोनिक साइड इफेक्ट पूछेंगे तो वो होते हैं एंडाइटिस ऑब्लिटरेंस, ठीक है। अगर हमारे पास लेट इफेक्ट का भी अक्सर आता है, अगर उन्होंने लिखा हो क्वेश्चन में लेट इफेक्ट क्या होता है, तो लेट इफेक्ट जो होता है ना वो इसका ये होता है लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद आया हुआ है आफ्टर ट्रोमा लम्प फॉर्मेशन इन थाई एंड आर्म मेटाप्लेजिया। अच्छा, यहाँ पे ना असल में वो एमसीक्यूज़ ये आता है कि एक पेशेंट है, उसके अपर आर्म या थाई के अपर आर्म के अंदर बल्कि एक ना हमारे पास स्वेलिंग हुई है, वो स्वेलिंग 3 मंथ के अंदर वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है और 1 ईयर के बाद उसका साइज़ रिग्रेस हुआ है, तो वो क्या होगा, तो वो मेटाप्लेजिया की वजह से होता है। तो ये मेटाप्लेजिया कॉज क्या है, मेटाप्लेजिया, और उसके बाद इसका मतलब क्या डिजीज़ इससे क्या हुई है वो, या कंडीशन वो मायोसाइटस ओसिफिकेंस है, ठीक है, क्या उसको प्रोग्रेसिव फाइब्रस डिस्प्लेजिया भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है सर्वाइकल पॉलिप विथ प्लियोमॉर्फिक सेल एंड हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई। प्लियोमॉर्फिज्म हमने कहा था किसके साथ एसोसिएटेड थी, डिस्प्लेजिया के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोपिक चेंजेस और सेल सेल स्वेलिंग जो है ना वो हमारे पास किसकी होती है, रिवर्सिबल इंजरी का फीचर है। एप्लेजिया इज एब्सेंस ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट और फेलियर ऑफ सेल प्रोडक्शन। रिजिडिटी आफ्टर डेथ, अच्छा ये बहुत ज़्यादा आता है, रिजिडिटी आफ्टर डेथ या राइगर मोर्टिस, वो किस वजह से होता है, तो उसमें आया हुआ था लॉस और डिप्लीशन ऑफ एटीपी की वजह से, लीडिंग टू अनब्रोकन एक्टिन एंड मायोसिन ब्रिजेस। अच्छा, साइज ऑफ सेल रिड्यूस्ड आफ्टर कास्ट एप्लीकेशन, अगर कोई कास्ट हमने लगाई है तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब हम कास्ट को रिमूव करते हैं तो वो हमारे पास जो साइज़ ऑफ मसल क्यों रिड्यूस हो जाता है, तो ड्यू टू डिक्रीज एक्टिन और मायोसिन, तो ये याद रख लेना है, ड्यू टू डिक्रीज एक्टिन और मायोसिन। अच्छा, फिर हमारे पास है कि P53 वाज व्हेन एब्सेंट और म्यूटेटेड। P53 हमारे पास कौन सा है, ट्यूमर सप्रेसर है, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अगर वो एब्सेंट और म्यूटेटेड है इसका मतलब है कि इंक्रीज सेल सर्वाइवल, सेल ज़्यादा हो रहा है, P53 स्टार्ट एपोप्टोसिस, ठीक है। मायोकार्डियल इस्कीमिया की कभी भी बात होगी तो वो क्या होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। अच्छा, एमआई के अंदर या फिर किडनी डिजीज़ के अंदर, इन दोनों के अंदर याद रखना है कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा था ब्रेन के अंदर कौन सी होती है, ब्रेन के अंदर लिक्विफेक्टिव होती है, ठीक है। अगर हमारे पास सिनेरियो में आ जाए कोई एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का या फिर ब्रेस्ट ट्रोमा का, तो इस दोनों के अंदर हमारे पास क्या होती है, फैट नेक्रोसिस। अच्छा हाँ, एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर सिफिलिस आ जाए ना, सिफिलिस के अंदर, तो उसके अंदर होता है गमास नेक्रोसिस, गमास बन जाते हैं, ठीक है, गमा नेक्रोसिस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, मोस्ट पोटेंट वैसे ग्लूटाथायोन है, अगर वो नहीं है ऑप्शन में होगा तो विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन ए, ठीक है। इन्लार्जमेंट ऑफ द हार्ट इन हाइपरटेंशन, हमने पढ़ा था कि हार्ट के अंदर हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, हाइपरट्रॉफी, तो हमारे पास तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हाइपरट्रॉफी। कलमनर सेल 3 सेंटीमीटर अबव गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, तो हमारे पास कलमनर सेल गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन से 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसोफेगस है, ये हमारे पास स्टमक है, तो अगर हमारे पास जंक्शन से 3 सेंटीमीटर ऊपर क्या होगा, कलमनर आ गया, तो हमने इस कंडीशन को क्या पढ़ा था, बैरेट इसोफेगस, और बैरेट इसोफेगस क्या है, मेटाप्लेजिया, ठीक है। तो यही हमसे क्यों आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास गॉल ब्लैडर कॉन्टेनिंग गैस्ट्रिक एपिथेलियम, वो भी हमारे पास मेटाप्लेजिया है। जीन इन्वॉल्वमेंट मैकेनिज्म ऑफ सेल डिस्ट्रक्शन इज एपोप्टोसिस। रिस्पायरेटरी बर्स्ट का आता है कि ये हमारे पास हैज़ बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट, इसका बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट होता है, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद है इस्कीमिया, इन्फेक्शन ऑल कॉज सेल इंजरी बाय फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है। पिक्नोसिस इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ डेड सेल और एपोप्टोसिस, डेड सेल। अच्छा, पिक्नोसिस के अलावा ये सब एपोप्टोसिस है, ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, उसके अंदर हमारे पास पिक्नोसिस भी आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, कैरियोलाइसिस भी आ सकता है और कैरियोरीसिस भी आ सकता है, तो दोनों याद रखने हैं, पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस और कैरियोरीसिस।
अलावा हाइपरप्लेजिया इज़ अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ फिब्राइड्स फॉर्मेशन। अब यूट्रस के अंदर जो फिब्राइड्स बन जाते हैं तो वो किस वजह से होते हैं, हाइपरप्लेजिया की वजह से। अच्छा, मैसिव कैल्शियम इन्फ्लक्स इज अर्लीस्ट रिलायबल फीचर ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी। ठीक है, कैल्शियम इन्फ्लक्स जो इरिवर्सिबल इंजरी, सेल मेम्ब्रेन रप्चर इज हॉलमार्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी। अच्छा, बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, उसमें वो हमारे पास ना सेल मेम्ब्रेन रप्चर का भी बता देते हैं और कैल्शियम इन्फ्लक्स का भी बता देते हैं। तो दोनों फीचर तो इरिवर्सिबल के हैं, तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप सेल मेम्ब्रेन रप्चर को पहले करोगे सिलेक्ट, अगर वो नहीं है तो फिर कैल्शियम इन्फ्लक्स को करोगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन सेल वाया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फ्री रेडिकल है। ठीक है, ये उसके बाद ऑर्डर इज, ये ऑर्डर दिया हुआ, इसको ऐसे कैसे याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है बाय कैलोरी रिस्ट्रिक्शन सर्टेन प्रोटीन इंक्रीज लॉन्गेविटी वाई इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड मेटाबॉलिज्म एंड डिक्रीज एपोप्टोसिस। अच्छा, ट्विन प्रोटीन जो होती है ना वो इंक्रीज लॉन्गेविटी, तो ये पूछा होता है कि वो किस वजह से होती है, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी प्लस मेटाबॉलिज्म एंड डिक्रीज एपोप्टोसिस। अच्छा, बेसोफिलिया ऑफ द सेल किस वजह से होता है, तो हमारे पास याद रखने के वो राइबोसोम की वजह से भी होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से भी। लेकिन आपने राइबोसोम्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर सेलेक्ट करना है। अगर इओसिनोफिलिया इसी तरह पूछते हैं, बेसोफिलिया का याद कर लिया इंडो की वजह से, और इओसिनोफिलिया जो होता है ना वो लॉस ऑफ आरएनए की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रेडिएशन यूज्ड इन कैंसर रेडियोथेरेपी वो कौन सी होती है, एक्स रेज होती हैं। अच्छा, एम फेज और G2 फेज मोस्ट सेंसिटिव टू रेडियोथेरेपी, एस फेज सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी। अच्छा, ये बहुत याद रखना है। अब हमारे पास कौन सा होता है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और एम फेज। तो एस फेज जो है ना वो कीमोथेरेपी से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसके अलावा एम फेज और G2 फेज जो है वो रेडियोथेरेपी से। ठीक है, अच्छा, सर्विक्स इज मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन सा है जो हमारे पास सर्विक्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और जो वेजाइन है वो मोस्ट रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, ल्यूकीमिया ड्यू टू रेडिएशन ओवरऑल मोस्ट कॉमन कैंसर है। ठीक है, अच्छा, मेनिंजियोमा मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन इंड्यूस्ड कौन सा है ट्यूमर, मेनिंजियोमा है। ट्यूमर सेंसिटिव टू रेडिएशन, अब ये है कि जो हमारे पास सेंसिटिव है, मेनिंजियोमा तो इसकी वजह से हुआ है, लेकिन जो हमारे पास सेंसिटिव है वो कौन सा, लिम्फोमा, सेमिनोमा, ग्लायोमा और क्रेनियोफ्रेंजियोमा। मेडुलोब्लास्टोमा इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ब्रेन। अच्छा, ये हमारे पास जो मेनिंजियोमा, ये डिफरेंस याद रखना है, ये रेडिएशन इंड्यूस्ड है, और मेडुलोब्लास्टोमा जो है ये रेडिएशन सेंसिटिव है। ठीक है, हाँ, और इसके अलावा याद रखना है कि एमाइलाइडोसिस अगर किसी पेशेंट को हो गया है, ठीक है, तो उसका टेस्ट पूछते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, तो वो रेक्टल बायोप्सी है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली रेक्टल बायोप्सी आती है। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।